एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हम स्टैट्स में चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज मूवमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। सुपर इजी चैप्टर है। इसके 1 to 9 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 10th पार्ट है। सारे 1 to 9 पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में देखो, चैप्टर इजी लगने वाला है। आज हम करने वाले हैं स्क्यूनेस का लास्ट टॉपिक। स्क्यूनेस का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, कल कर्टोसिस का आएगा। सबसे पहले मूवमेंट्स कंप्लीट किया, अब स्क्यूनेस कर रहे हैं, फिर हम लास्ट टॉपिक कर्टोसिस का कर रहे होंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक क्या है? मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सुपर इजी, सच में कह रही हूं, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें समझ आ रही होंगी। मूवमेंट जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वही फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज हो रहे होंगे। बस ध्यान से चीजें समझो। नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर लेके बैठो, मेरे साथ साथ चीजें समझनी है, क्वेश्चंस भी करने हैं और फॉर्मूलाज भी नोट डाउन करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज क्लास। मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मूवमेंट से हमें डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे पहले मूवमेंट ही पढ़े थे, ठीक है, डर नहीं लगता। फिर मूवमेंट में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अब कैसे निकाले, मतलब इसकी हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अब कैसे निकालने वाले, ध्यान समझना। मूवमेंट सर ने हमें दो तरह के कोफिशिएंट दिए। कितने तरह के? दो तरह के। कौन से दो तरह के? पहला दिया बीटा 1 कोफिशिएंट। अब आप कहोगे मैम बीटा 1, ये डर लग रहा है, बीटा कहां से आ गया? अरे बीटा कोई नया चीज थोड़ी ना है। जैसे एक्स वाई जेड एक नाम है, वैसे बीटा नाम है। किसी का नाम सिंपल होता है, किसी का नाम कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसका नाम बीटा 1 कोफिशिएंट है। तो डरने वाली बात नहीं, बस नाम है उसका बीटा, कुछ नहीं डरना इससे, ठीक है। मूवमेंट ने दो तरह के कोफिशिएंट दिए। पहला कोफिशिएंट कौन सा दिया? बीटा 1 कोफिशिएंट। उसका फॉर्मूला कहा मूवमेंट सर ने कि लिख दो μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। अब μ3 क्या होता है? ये भी मूवमेंट है, थर्ड मूवमेंट। μ2 क्या होता है? ये भी एक मूवमेंट है ना, सेकेंड मूवमेंट, राइट। तो बीटा 1 का ये फॉर्मूला था, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। बिल्कुल करेक्ट है, हमें चीज समझ आ गई। ये बीटा 1 कोफिशिएंट दिया। फिर हमने एक चीज नोट की कि ये बीटा 1 कोफिशिएंट ना हमेशा पॉजिटिव आंसर देता रहेगा, जबकि हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन बीटा 1 कोफिशिएंट का बाय चांस ऐसा फॉर्मूला बन गया कि इससे आंसर हमेशा पॉजिटिव आने लगे। क्यों आने लगे बताती हूँ। ये ऊपर स्क्वायर है, इससे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और μ2 हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देता है। रीजन मैं बताऊंगी। μ2 हमारा वेरिएंस होता है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, बस माइंड में ये रखो कि μ2 तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। और ये ऊपर स्क्वायर के कारण ऊपर भी पॉजिटिव बन जाएगा, ऊपर भी पॉजिटिव आंसर, नीचे भी पॉजिटिव आंसर, ये तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बीटा 1 कोफिशिएंट पूरे अच्छे से हमने फॉर्मूला तो दिया, देन वी रियलाइज अरे इससे तो कभी नेगेटिव आंसर आएगा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कभी नेगेटिव आएगा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि नेगेटिव ना आए। तो बीटा 1 कोफिशिएंट को देने के बाद, फॉर्मूला देने के बाद वी रियलाइज कि हमें एक और कोफिशिएंट की जरूरत है। उसका नाम दिया गया गामा 1 कोफिशिएंट। क्या नाम दिया गया? गामा 1 कोफिशिएंट। ये चीज क्लियर हुई? बीटा 1 कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे रहा था, तो हमें एक और लाना पड़ा। नेगेटिव आंसर भी तो आते हैं कभी कभी, फिर क्या करेंगे? फिर हम गामा 1 कोफिशिएंट की हेल्प ले रहे होंगे। गामा 1 कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं ध्यान से। इसने क्या किया, जो बीटा 1 था उसका रूट कर दिया। क्यों पॉजिटिव आंसर आ रहे थे? क्योंकि इसमें स्क्वायर था। तो इसने क्या कहा, गामा 1 कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला करा कि जो हमारा बीटा है ना उसका रूट ले लो। इसका मतलब रूट किसका ले ले? μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब का क्या ले ले? रूट। ये अंदर मैंने किसकी वैल्यू रखी है? बीटा 1 की रखी है। मुझे पता आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, मैम कब गामा 1 निकालना है, कब बीटा 1 निकालना है, क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा? अरे सब आराम से चीजें समझाऊंगी, बस पेशेंस के साथ आराम से नोट डाउन करते जाओ, चीजें समझते जाओ, पहले समझो फिर नोट डाउन करो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, पॉजिटिव आंसर आ रहे थे सारे, तो हम गामा 1 कोफिशिएंट पे गए। ठीक है चलते हैं। इसने कहा इसका क्या ले लो? रूट ले लो। रूट ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। रूट ऊपर नीचे हम अलग अलग कर सकते हैं। ये स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है। वी आर लेफ्ट विद μ3 अपॉन μ2 क्यूब का, दैट इज रूट। दिस इज गामा 1 कोफिशिएंट। आपको बस यही याद रखना है और यही वाला माइंड में रखना है। ये बीच की कैलकुलेशन इसलिए कि ताकि आपको फॉर्मूला में कंफ्यूजन ना हो, आप खुद भी फॉर्मूला बना पाओ। तो बीटा 1 कोफिशिएंट इज μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। और गामा 1 में क्या हो जाता है? सिर्फ ऊपर μ3 रह जाता है और नीचे यहाँ पे अंडर रूट आ जाता है। आई होप आपको गामा 1 बीटा 1 क्लियर हो गए। इसके दो तरह के कोफिशिएंट होते हैं, फॉर्मूलाज आपके सामने, ठीक है।
दूसरी चीज, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि अगर आपको मूवमेंट का निकालना है आप गामा 1 निकालो या बीटा 1, ये क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपने गामा 1 ही निकालना है। अगर मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में कि गामा 1 निकालो या बीटा 1, सिर्फ ये लिख दे कि मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो, तो आप हमेशा गामा 1 ही निकालोगे। क्लियर है चीज? आगे चले। चलो ठीक है, ये हमने कोफिशिएंट के फॉर्मूला देख लिए। यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है? μ3 यूज हो रहा है, μ2 यूज हो रहा है। मूवमेंट्स तो बहुत दिन पहले पढ़ा था मैम, हमें फॉर्मूलाज अभी याद नहीं है। कोई बात नहीं, याद है आपको, बस जस्ट रिवाइज करवाने की जरूरत है, तो करवा देते हैं रिवाइज। मूवमेंट्स हमारे पास कितनी तरह की होती है? 3 तरह की मूवमेंट्स होती है। फटाफट ध्यान से समझो। सबसे पहली होती है सेंट्रल मूवमेंट, मतलब मूवमेंट अबाउट मीन, ठीक है। दूसरी मूवमेंट कौन सी होती है? दैट इज मूवमेंट अबाउट पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट निकालनी सीखी थी। और थर्ड जो सीखी थी दैट इज मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। याद आया? ये 3 तरह की मूवमेंट सीखी थी हमने, बिल्कुल सीखी थी। सेंट्रल मूवमेंट के फॉर्मूला बस आपको अच्छे से माइंड में रखने हैं। μ1 हमेशा 0 होता है, ध्यान से देखना, μ1 हमेशा 0 होता है। μ2 क्या होता है? दैट इज समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पावर 2 रहती है। आगे चलते हैं μ3 पे, समीशन x माइनस एक्स बार का क्यूब बाई n आ जाएगा। एंड μ4 पे क्या रहेगा? यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी। ये माइंड में आए फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज के लिए। किसके लिए फॉर्मूला है? इंडिविजुअल के लिए। यही अगर डिस्क्रीट के लिए चाहिए और कॉन्टिन्यूस के लिए चाहिए, ध्यान से समझो, ये फॉर्मूला हम कर चुके, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का सेंट्रल मूवमेंट निकालने का है। क्लियर है? आगे यही अगर डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, उसके सेंट्रल मूवमेंट कैसे निकाले जाते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ इतने फॉर्मूलाज नहीं करने हमें, बस यही वाले फॉर्मूलाज मेन आने चाहिए। यहाँ इतने फॉर्मूलाज नहीं है, ध्यान समझना। यहाँ पे भी μ1 तो 0 ही होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे μ2 में क्या होता है? कुछ नहीं, बस f आ जाता है, कुछ भी नहीं, और क्या आ जाता है? बस f आ जाता है। इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर f आ गया। आगे देखो, μ3 चाहिए तो समीशन f x माइनस एक्स बार की पावर 4, सॉरी 3 है ना, बाई n आ जाएगा। और μ4 है तो समीशन f x माइनस एक्स बार की पावर 4 बाई n, जो यहाँ लिखा है वही पावर होती है। ऐसे हमने मूवमेंट्स के फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है चीज? आगे चलते हैं फिर आगे। नाउ सेंट्रल मूवमेंट्स के तो फॉर्मूलाज हो गए जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट अबाउट पॉइंट, दैट इज जिसको किससे हम डिनोट करते हैं? म्यू डैश से डिनोट करते हैं। क्या इसके भी फॉर्मूला करने हैं? नहीं करने, क्योंकि हमारे पास एक मैजिक है। वो मैजिक क्या है कि हमारे पास रिलेशंस है कि हम सेंट्रल मूवमेंट से बाकी कैसे मूवमेंट्स पे आ सकते हैं। आपको याद है वो मैंने 3 रिलेशन कराए थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उन्हीं की हेल्प से हम बाकी सारी चीजें कर लेंगे। बस यही आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, बाकी रिलेशन की हेल्प से हो जाएंगे। क्या रिलेशन था, ध्यान समझना। रिलेशन अभी लिखवाती हूँ। पहली एक चीज ये कि μ1 डैश क्या होता है? x बार माइनस ए। μ1 डैश क्या होता है? x बार माइनस ए। मतलब किसी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट निकाल रहे हो, वो पॉइंट यहाँ लिखते हो, तो μ1 डैश x बार हमारा मीन होता है, x बार माइनस ए से निकल जाता है। अब लिखते हैं रिलेशन। पहला रिलेशन क्या था? μ2 डैश इज इक्वल्स टू μ2 प्लस μ1 डैश का स्क्वायर। मैंने आपको इन्हें लर्न रखना भी, कैसे लर्न करते हैं ये भी सिखाया था। अगर आप ये चैप्टर बिल्कुल पार्ट 1 से फॉलो करते आ रहे हो ना, ट्रस्ट मी आपको इजी लग रहा होगा। अगर आपने पहले नहीं फॉलो किया तो फर्स्ट पार्ट से देखो, टाइम नहीं लगेगा देखने में, लेकिन सारे चैप्टर की क्लैरिटी हो जाएगी कि सारे सी रोड में पार्ट देख लो। अगर आपने पार्ट्स दे रखे अपने नोट्स निकालो, फॉर्मूलास चेक करो, यही लिखा हुआ है ना, चेक करो। आगे देखो, μ3 डैश क्या होता है? दैट इज μ3 प्लस 3 μ2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? μ1 डैश प्लस μ1 डैश का क्यूब। लर्न करने का तरीका, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? μ4 डैश, दैट विल बी μ4, यहाँ पे μ1 डैश की पावर 4। फिर आगे देखो 4, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, ये 4 लिखना था, मैंने म्यू लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे μ3 μ1 डैश, यहाँ पे 6
μ2 μ1 डैश का स्क्वायर, ये लर्न करना भी सिखाया था, कैसे आप इसे लर्न कर सकते हो। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे मूवमेंट्स के अंदर। ये चीज क्लियर है। तो अभी हमने जो मूवमेंट अबाउट पॉइंट के अंदर दो चीजें करनी है, एक ये कि μ1 डैश x बार माइनस ये होता है, एंड सेकेंड चीज इनके बीच का रिलेशन। तो मूवमेंट सेंटर मूवमेंट में ये फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन में ये चीज आनी चाहिए, सॉरी मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट में ये चीज आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, उसमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है, ध्यान से देखना, ये चीज क्लियर होगी ना। नेक्स्ट इज मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, उसमें पहली चीज जो आपको माइंड में रखनी है दैट इज कि जो इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको v से डिनोट करते हैं, किससे, v से। तो यहाँ पे जो v1 है वो x बार होता है, सेंटर मूवमेंट को म्यू से, इसको म्यू डैश से, इसको v से। तो जो हमारा फर्स्ट वाला होता है दैट इज x बार, द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन इज x बार। आगे चलते हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं यही रिलेशन से मिल जाती हैं, ध्यान से देखना, यही सेम रिलेशन हम मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन में लिखते हैं, बस जहां जहां डैशेस है वहां पर हम v से रिप्लेस कर देंगे। ध्यान समझना, मैं नीचे लिख रही हूं, यहाँ पे ये लिख रही हूँ मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन के लिए, μ2 डैश है तो आप डैश को v से रिप्लेस कर दो, दैट इज v2, बाकी μ2 सेम। अब μ1 डैश का स्क्वायर है दैट विल बी v1 का स्क्वायर, तो जहां जहां μ1 डैश है वहां v1 हो जाएगा, μ2 डैश है वहां पे v2 हो जाएगा, μ3 डैश है वहां पे v3, μ4 डैश है वहां पे v4। बस इतना सा काम करना है, ये रिलेशन आपके तैयार हो जाएंगे मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए। सेकंड में चेंज लाओ, दैट इज v3 इज इक्वल्स टू μ3 प्लस 3 μ2 v1 प्लस v1 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। v4 इज इक्वल्स टू μ4 प्लस 4 μ3 v1 प्लस 6 μ2 v1 का स्क्वायर प्लस v1 की पावर 4। ऐसे आप यहाँ पे मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन के लिए भी रिलेशन बना सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया। ये सारा मूवमेंट का जो पोर्शन है मैंने इसी एक यहाँ पे शीट पे, एक ही स्लाइड पे आपको शो करके दिखा दिया, सब कुछ इकट्ठा लिख दिया ताकि आपको चीजें कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने मूवमेंट वाला पोर्शन पहले किया हुआ है आपको ये सुपर इजी लग रहा होगा। ये सारी चीजें क्लियर है, बस इतनी ही चीजें हमें चाहिए। चले आगे, पक्का। अब इसके बाद दो नोट लगाते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, दो नोट लगा लो बस, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं जल्दी से। पहला नोट लिखो, नोट नंबर 1 फर्स्ट, दैट इज μ1 इज ऑलवेज 0, μ1 इज ऑलवेज 0, μ1 हमेशा 0 होता है। सेकेंड नोट, दैट इज μ2 हमेशा वेरिएंस के इक्वल होता है। सेकेंड नोट, μ2 हमेशा वेरिएंस के इक्वल होता है। एक एक्स्ट्रा, ये हमारा स्टार नोट है। क्या है स्टार नोट थर्ड वाला, कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाए, क्या आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। बस यही सारे फॉर्मूलास करके आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये 3 नोट लगा लो कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन हमेशा 0 होगा, सेकेंड मूवमेंट जो होता है वो वेरिएंस के इक्वल होता है, एंड थर्ड इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। दैट्स इट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। यहां पर एक पोज लो, पोज कर दो यहीं पर, पहले फॉर्मूलाज अपने माइंड में अच्छे से डालो एक बार, मतलब माइंड में क्लैरिटी रख लो। अच्छा, ये मूवमेंट अबाउट द रीजन है, मूवमेंट अबाउट ये मीन वाला, और कैसे सारे फॉर्मूलाज बने हुए हैं। अच्छा, इसमें 3 है, ये 6 है, एक बार ये क्लियर कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ध्यान से समझना। द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर, फर्स्ट 3 मूवमेंट्स दी हुई है 0, 2.5 एंड 0.7। ठीक है, कौन सी दी हुई है, सेंट्रल मूवमेंट्स दी हुई है। उन्होंने कहा ना कौन सी मूवमेंट्स है, सेंट्रल मूवमेंट्स। सेंट्रल मूवमेंट्स का मतलब हमें μ1 μ2 μ3 दिए गए, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 3 दी गई ना, फर्स्ट दैट इज फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 2.5 एंड थर्ड इज 0.7। क्लियर है। आगे देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट निकालना है स्क्यूनेस का, गामा 1 बोला गया है। देखो यहाँ पे कौन सा निकालना है, गामा 1 कोफिशिएंट निकालना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस गामा 1 लिखा है, तो हमें पता लग गया बीटा 1 निकालना है, गामा 1 मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो यहाँ पे बीटा 1 नहीं मेंशन, क्या मेंशन है, गामा 1। तो हम गामा 1 का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिल जाएगा। कहीं पे भी मूवमेंट नहीं लिखा कि यहाँ पे निकालो मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर ऊपर मूवमेंट्स दे दिया है कि सेंटर मूवमेंट मैं आपको
आपको दे रहा हूं और यहाँ पे गामा 1 भी लिख दिया तो वहीं से क्लियर हो गई मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमसे चाहता है। क्लियर है? यहाँ पे नहीं लिखा फाइंड द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, नहीं, ऊपर सेंटर मोमेंट्स दिए हुए हैं और गामा 1 हमें पता होना चाहिए कि मोमेंट कोफिशिएंट वाला होता है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा अच्छा ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, गामा 1 का क्या फॉर्मूला था, ध्यान से बताओ, दैट इज μ3 का, यहाँ पे μ3 था, यहाँ पे μ2 का क्यूब और यहाँ पे अंडर रूट, ये हमारा गामा 1 का फॉर्मूला था। μ3 की वैल्यू कितनी है 0.7, यहाँ पे अंडर रूट, μ2 की वैल्यू कितनी है 2.5, यहाँ पे वैल्यू कितनी है क्यूब। कैलकुलेटर ले आओ, मैं भी ला रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि साथ साथ चीजें कैलकुलेट कैसे करनी है। ऊपर 0.7 रहने दो, ठीक है 0.7 रहा, अब नीचे रूट भी है और 2.5 का क्यूब भी है। आप कैलकुलेटर में 2.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, देखो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 3 बार 2.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है, आंसर है 15.625। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 3 बार 2.5 को आपने मल्टीप्लाई किया, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 15.625 आ रहा है। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे रूट का बटन है, रूट प्रेस कर दो, कर दिया, आपका आंसर आ गया 3.952 ऐसे कुछ आ रहा है, तो यही इसका आंसर है। पहले आपने क्यूब निकालना है, जैसे ही क्यूब कैलकुलेटर पे आए रूट प्रेस कर दो, इसका पूरे का आंसर मिल जाएगा। मैं आंसर लिख रही हूँ 3.95 दैट इज 28, मैंने 4 डिजिट तक लिखा है, आप यहाँ पे 3 डिजिट तक भी लिख सकते हो पॉइंट के बाद। ठीक है, तो 0.7 अपॉन 3.9528, अब कर लेते हैं डिवाइड, 0.7 डिवाइड बाय 3.9528, आंसर इज 0.177, दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत इजी है, क्लियर हुई चीज, को डिफिकल्टी तो नहीं है, ये निकालना आगे ना, पहले इसको 3 बार करना है, फिर वही कैलकुलेटर पे उसी आंसर पे रूट दबा दो, आपको आंसर मिल जाएगा 0.177। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है दैट इज 0.177। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पक्का देख लो, डिफिकल्ट तो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, पहली 3 मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है। ठीक है, 3 मूवमेंट्स दे दी गई है, अबाउट द वैल्यू 1, किसी वैल्यू के अबाउट दी गई है, 225 80, किसी वैल्यू के अबाउट अगर मूवमेंट्स दी जाए, वो कौन सी मूवमेंट्स होती है, मूवमेंट अबाउट द पॉइंट, उसको हम बोलते हैं μ1 डैश, μ2 डैश एंड μ3 डैश। सेंट्रल मूवमेंट्स को μ1 μ2 μ3 बोलते हैं, लेकिन किसी पॉइंट के अबाउट देते हो डैशेस वाली है, और यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो a कितना है मेरा 1, क्योंकि 1 के अबाउट दी गई है। बात समझ आ रही है, द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 1, किसी वैल्यू 1 के अबाउट 225 एंड 80 दी हुई है। चलो लिख देते हैं 225 एंड 80। ठीक है, आगे देखो, फाइंड मीन, ठीक है, मीन निकालना है हमें, और क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, एंड द मूवमेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, क्या निकालना है, मूवमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, मतलब हमने गामा 1 निकालना है। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि गामा निकालो या बीटा निकालो, सिंपल लिखा दैट इज मूवमेंट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अगर सिर्फ मूवमेंट मेजर लिखा जाए, आपको वहां गामा कैलकुलेट करना होता है, बीटा नहीं। चीज क्लियर है? अब बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, मुझे μ1 डैश दिया हुआ है, मुझे मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन गामा 1 चाहिए। ठीक है, मुझे μ1 डैश का पता है, दैट इज ये x बार माइनस a होता है, पता है ना, ये चीज हमने भी नोट डाउन की थी। μ1 डैश कितना है 2 है, x बार पता नहीं, a कितना है 1, जिस वैल्यू के अबाउट होता है वो a होता है, तो यहां से x बार की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो पहला पार्ट हो गया कि मेरे पास मीन की वैल्यू 3 आ गई। ये चीज क्लियर है, मुझे मीन चाहिए था, मुझे पता है μ1 डैश के फॉर्मूला में मीन होता है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट यही कर दिया, दैट इज मीन निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ μ1 डैश। ये चीज क्लियर है? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हम वेरिएंस से निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से चीज समझना, हमें पता है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं, वेरिएंस का रूट कर दे, वेरिएंस का क्या कर दे, रूट कर दे। अगर वेरिएंस का रूट कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। ये हम पिछले लेक्चर्स में चीजें समझ चुके। ठीक है, वेरिएंस कैसे निकल सकता है, मुझे पता है कि जो μ2 होता है वो वेरिएंस होता है,
म्यू टू क्या होता है, वेरिएंस होता है। अगर आपको लग रहा है ना मैम ये चीज भी माइंड में रखनी पड़ेगी, ये चीज भी माइंड में रखनी पड़ेगी, अरे नहीं, अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से देखते हुए आ रहे हो और चीजें रिवाइज करते रहो, अच्छा ये फॉर्मूला और एक प्रॉपर फॉर्मूला शीट बनाई हुई है, किसका ये फॉर्मूला, ये पेपर के टाइम में सिर्फ फॉर्मूला तो रिवाइज करते हैं, बाकी सारी चीजें तो क्लास में समझ ली, फॉर्मूला रिवाइज करके जाना, क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, कुछ करेंगे तभी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करते हो जाते हैं, ठीक है। म्यू टू वेरिएंस होता है, म्यू टू निकाल लेते हैं। म्यू टू कैसे निकालेंगे, रिलेशन है ना हमारे पास, म्यू टू डैश इज इक्वल्स टू म्यू टू प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर, फॉर्मूला है। म्यू टू डैश कितना दिया हुआ है 25, म्यू टू निकालना है प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू वन डैश कितना है 2 है, 25 इज इक्वल्स टू म्यू टू प्लस यहाँ कितना आ गया 4, म्यू टू की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं ना, सिंपल सारी वैल्यूज आपके सामने डाली, म्यू टू डैश ये सारी वैल्यू डाल दी। म्यू टू मेरा कितना आ गया 21, अगर म्यू टू 21 है मतलब वेरिएंस कितना है मेरा 21, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 21 का रूट, वेरिएंस का रूट ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो वेरिएंस 21 था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज रूट ऑफ 21, इसका रूट निकालेंगे वैल्यू मिल जाएगी। निकालो रूट कितना है 21 का, मैं भी निकाल रही हूँ, 21 का रूट इज हमारे पास आ रहा है 4.58, लिख देते हैं 4.58, तो मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना आ गया 4.58, बस खत्म हो गया, ये भी सेकंड पार्ट भी हो गया। बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं, चले आगे, पक्का। कैसे निकालते हैं रूट, आपने 21 लिखा, यहाँ पे रूट है उसको प्रेस कर दो, बस रूट आ जाएगा 4.58, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। नेक्स्ट क्या है, हमें गामा कोफिशिएंट निकालना है, ये सब हो गया। रब कर गामा कोफिशिएंट के लिए पहले गामा का हम क्या लिख लेते हैं, दैट इज हम वो लिख लेते हैं फॉर्मूला। चलिए फिर गामा 1 के लिए क्या चाहिए होता है, ध्यान से, दैट इज μ3 अपॉन μ2 का क्यूब और यहाँ पे अंडर रूट। अभी हमने μ2 निकाला, अभी निकाला था ना, μ2 कितना आया था 21, अभी निकाला, जिसे हम वेरिएंस बोल रहे थे, निकाला ना 21, μ2 तो है, μ3 नहीं है, निकाल लेते हैं रिलेशन की हेल्प से, μ3 डैश इज इक्वल्स टू μ3 प्लस 3 μ2 μ1 डैश प्लस μ1 डैश का क्यूब, यहाँ से निकल जाएगा, μ3 डैश इज 80, μ3 निकालना है प्लस 3 इंटू 21, μ1 डैश कितना दे रखा है 2 प्लस 2 का क्यूब। अगर आप फॉर्मूलाज ठीक लगा रहे हो, पुटिंग ठीक कर रहे हो, कोई रोक नहीं सकता आपको सही आंसर लाने से। आगे करते हैं μ3 प्लस 21 इंटू, दैट इज हम क्या करें 21 इंटू 6 कर देते हैं, दैट इज 126, 3 टू द 6 था, 6 इंटू 21 करेंगे, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब दैट इज 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 126 माइनस 8 इज इक्वल्स टू μ3। अब कर देते हैं यहाँ पे 80 माइनस 126 माइनस 8, आंसर आ रहा है -54, तो जो मेरा μ3 है वो -54 हो गया। बोलो इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना, सिंपल है। चले आगे, सो सारी वैल्यूज आ गई, अब गामा 1 निकाल लेते हैं, जल्दी से आप मेरे से पहले करो फटाफट से। μ3 की वैल्यू दैट इज -54, μ2 का क्यूब, μ2 कितना है 21 का क्यूब और यहाँ पे अंडर रूट, -54 एज इट इज, 21 को 3 टाइम्स, 21 इंटू 21 मेरे पास आ रहा है 9261, ठीक है। अब रूट प्रेस कर दो, दैट इज 9 बनेगा आपके पास 96.23, बात समझ आई। यहाँ पे 21 इंटू 21 किया, आंसर जो भी आ रहा है रूट प्रेस कर दो, आंसर क्या बन रहा है 96.23, बस 54 डिवाइड बाई 96.23 कर दीजिए, आंसर मेरे पास आ रहा है -0.561, यही इसका मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। बताओ कोई दिक्कत, तो पहले मूवमेंट वाला जो पोर्शन है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग के लिए जितने आज मैंने फॉर्मुलास कराए हैं वो माइंड में अच्छे से डाल लो, लिख के प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो, हो जाते हैं। मैंने भी कोई ऐसे मतलब एक्स्ट्रा चीजें नहीं की जो मुझे लाना है, बार बार ये चैप्टर जब कराना पड़ता तो क्या होता है वो चीजें माइंड में बैठने लगते हैं, तो आप भी जब बार बार रिवाइज करोगे चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। बार बार का मतलब 2 से 3 बार या 4 बार बहुत है। क्लियर है ये चीज, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, पक्का। चलिए फिर, आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो रही है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज 0.64, वेरिएंस कितना दे दिया गया है 0.64 दे दिया गया है, ठीक है, वेरिएंस लिख देते हैं
उसके बाद क्या दिया हुआ है, मूवमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.3, मूवमेंट कोफिशिएंट भी कितना दे दिया 0.3। कैलकुलेट द थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, मतलब मुझे क्या निकालना है, μ3 निकालना है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी है। वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि उसने μ2 दे दिया, आपको μ2 दे दिया, γ1 दे दिया, μ3 निकालना है। γ1 क्या होता है, μ3 अपॉन μ2 का क्यूब का, दैट इज अंडर रूट। γ1 डालो कितना आएगा, दैट इज 0.3, μ3 आपको निकालना है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.64 का क्यूब अंडर रूट। आप ये सॉल्व करोगे, μ3 की वैल्यू मुझे आंसर में बताओगे, दैट इज कमेंट सेक्शन में आज का आंसर बताओगे। ये यहाँ पे आंसर निकाल के यहाँ डिवाइड और इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आपको μ3 की वैल्यू मिल जाएगी। ये आंसर निकालोगे ना, यहाँ पे ये डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, μ3 का आंसर मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, इससे आपको पता लगेगा कितनी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, गिवन द फॉलोइंग डाटा, आपको डाटा दिया हुआ है, कंप्यूट द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। चलो रिजल्ट के ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले कहते हैं कि इसका मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो, निकाल देते हैं। यहाँ पे x दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, दैट इज 2, 3, 7, 8, 10। अगर मुझे मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस चाहिए, मतलब मुझे γ1 चाहिए, γ1 का फॉर्मूला μ3 अपॉन μ2 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज क्यूब अपॉन अंडर रूट, है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये फॉर्मूला। मतलब अगर मुझे कोफिशिएंट चाहिए, मुझे μ3 और μ2 चाहिए होगा, ये मुझे डाटा दिया गया है, मुझे यहाँ से μ3 μ2 निकालना है, मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे इंडिविजुअल सीरीज के सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने आते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है, x बार, बिल्कुल क्या होता है देखो, 2 + 3 + 7 + 8 + 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, दैट इज 5। कितना है 2 + 3 5, 5 + 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 12 + 8 दैट विल बी 20, 30/5 यहाँ कितना आ जाएगा 6। तो x बार मेरे पास 6 आ गया। x बार क्यों निकालना पड़ रहा है मैम, बताती हूँ, क्योंकि मुझे μ2 चाहिए और मुझे क्या चाहिए μ3 चाहिए। μ2 का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x - x बार का स्क्वायर बाय n। μ3 का फॉर्मूला क्या होता है, x - x बार का क्यूब बाय n। क्योंकि फॉर्मूला में x बार है तो मुझे पहले x बार निकालना पड़ा। फटाफट से निकालते हैं वैल्यूज, पहले निकालते हैं x - x बार। कैसे होगा देखो, 2 - 6 - 4, 3 - 6 - 3, क्योंकि मेरा x बार यहाँ पे 6 है ना, देखो यहाँ पे अभी निकाला, सब में से 6 माइनस होगा, 7 - 6 1, 8 - 6 2, 10 - 6 4 आ गया। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज x - x बार, यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए। मेरे फॉर्मूला में देखो मुझे x - x बार का स्क्वायर चाहिए, तो x - x बार स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 1 यहाँ 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। फिर मुझे x - x बार का क्यूब भी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि μ3 में क्यूब चाहिए होता है, इसलिए चाहिए। क्यूब निकाल लेते हैं। क्यूब कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, इस स्क्वायर वाले को इस 1 वाले से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्यूब मिल जाएगा, 2 वाले को 1 वाले से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाता है। तो 16 × 4 64 -64, ये प्लस का है माइनस का, आंसर -64। 9 3 27 माइनस का 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 64। बस यही हमें चाहिए थे इन फॉर्मूलास में, ठीक है। आप क्या करेंगे, इनके सम करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके समीशंस चाहिए। समीशंस का मतलब होता है सम करके निकालो। तो समीशन x - x बार का स्क्वायर, जिन्हें ये पहले वाला लर्न है, मतलब पहले वाली चीजें माइंड में है, तो आप अपने आप करके फटाफट से मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लो। अब इनको ऐड करते हैं, 16 और यहाँ बन जाएगा 26, ठीक है। 26 + 4 बन जाएगा, दैट विल बी 30, 30 + 16 हो जाएगा, दैट विल बी 46। तो यहाँ पे कितना आ गया 46। यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं फटाफट से, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचेगा 1 मिनट, 64 + 8 + 1 -27 -64, आंसर है -18। इसका आंसर -18। क्लियर है चीज, सारे समीशंस निकाल लिए। अब μ2 μ3 कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान से समझ लो, इजी है बहुत। पहला देखो μ2, समीशन x - x बार का स्क्वायर, वो कितना है 46, यहाँ 46 लिख दो। n का मतलब ये कितनी वैल्यूज है, ये 5 वैल्यूज है, तो 46 अपॉन 5। तो 46 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, आंसर है 9.2। तो मेरा जो फर्स्ट मूवमेंट है वो 9.2 आ गया, सॉरी सेकेंड मूवमेंट, ठीक है। थर्ड मूवमेंट देख लेते हैं,
दैट इज कितना आएगा -18/5। अगर मैं 18 को 5 से डिवाइड करती हूँ आंसर 3.6 आ रहा है, तो -3.6 इज द थर्ड मूवमेंट। मुझे सेकेंड एंड थर्ड मूवमेंट ही चाहिए था गामा 1 कोफिशिएंट के लिए, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आगे देखो ये वैल्यूज यहाँ डालते हैं, ये हो गया, पहले हमने ये कैलकुलेट किया। देखो सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है ना, हमने x नोट किया फर्स्ट स्टेप, उसमें हम मीन अलग से साइड पे निकाल लेते हैं, पूरा टेबल बनाया, ये सारी कैलकुलेशन करी। अब गामा 1 में चीजें हम डाल रहे होंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां आप टेबल बनाओगे, ये सेकंड स्टेप जहां पे आप मोमेंट्स निकाल रहे होगे, और ये थर्ड स्टेप जहां पे आप गामा 1 कोफिशिएंट निकाल रहे होगे। और ये जो x बार है आप साइड पे निकाल सकते हो, इसको कोई स्टेप देने की जरूरत नहीं है, मेंशन जरूर करना है वहां पे, लेकिन कोई स्टेप नंबर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू डालते हैं, μ3 की वैल्यू इज -3.6, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अंडर रूट किसका स्क्वायर करना है, 9.2 का, 9.2 का यहाँ पे क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है। अब 9.2 इंटू 9.2 आंसर आ रहा है 778.688। हमें कुछ नहीं लेना, हमने रूट कर देना है, मेरे पास आंसर आ गया, दैट विल बी कितना आया 27.9। अब 3.6 को डिवाइड कर दो 27.9 से, दैट इज कितना आ रहा है -0.129। ये हमारा आंसर आ गया मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। यहाँ पे मैंने 27.9 तक लिखा, आगे 0 भी लिख सकती थी, फिर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो मैंने 27.9 ही यहाँ पे लिख दिया। आप ये देखो कि आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है या 3 डिजिट तक, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। आप ये देखो यहाँ पे 0 था तो मैंने आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करी, आगे भी नंबर थे पर 0 के बाद थे, तो मैंने 27.9 ही लिख दिया। यहाँ पे भी 0.129 के आगे 0 था, तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 0.129 पर ही मैं रुक गई। सो दिस इज द कैलकुलेशन, ये सारा क्वेश्चन है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आई है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन में मेन चीज क्या, आपका मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी चेक कर लिया स्क्यूनेस ने कि आपको मूवमेंट्स अच्छे से निकालने आते हैं कि नहीं। मूवमेंट्स आने बहुत जरूरी है इस टॉपिक के लिए। क्लियर है चीज? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4। किसी वैल्यू 4 के अबाउट ये हमें क्या दी गई है, दैट इज फर्स्ट 4 मूवमेंट्स दी गई है। आप कहोगे मैम फर्स्ट मूवमेंट हमेशा 0 नहीं होता, वो सेंट्रल मूवमेंट हमेशा 0 होता है, μ1 हमेशा 0 होता है, μ1 डैश नहीं, सेंट्रल मूवमेंट हमेशा 0 होता है, दैट इज डैश वाला नहीं होता, ठीक है। तो किसी वैल्यू अबाउट 4 के अबाउट दी गई है, A4 है, क्योंकि किसी वैल्यू के अबाउट दी गई है तो ये सेंट्रल मूवमेंट्स नहीं है, मूवमेंट्स अबाउट द पॉइंट है। तो यहाँ पे μ1 डैश कितना है -1.5, μ2 डैश कितना है 17, μ3 डैश दैट इज -30 और μ4 डैश कितना है 108। क्वेश्चन को देख के अपने जो उन्होंने दिया हुआ है ऐसी नोटेशंस दे के लिखना पहला स्टेप होता है कि आपको समझ आ रहा है ये μ1 है कि डैशेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। पहली चीज मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहली चीज मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, मेरे को फॉर्मूला आता है। सेकेंड चीज क्या चाहिए, β1 चाहिए, ठीक है, β1 भी मुझे निकालना आता है। थर्ड क्या है, फर्स्ट 3 मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मतलब मुझे v1 चाहिए, v2 चाहिए, v3 चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन देख के ये समझ आ गया कि मुझे गिवन क्या क्या है और फिर मुझे निकालना क्या क्या है, आधी प्रॉब्लम सॉल्व जाते हैं, बस उसके बाद तो फॉर्मूला लगाने हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके लिए मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है और मीन चाहिए होता है। यहाँ पे ना स्टैंडर्ड डेविएशन है ना अभी मीन है, तो ये अभी नहीं निकल सकता। तो पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन मीन ढूंढ के लाती हूँ ताकि मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल पाऊँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, क्लास में आते ही लिखवाए। पहले हम यही दोनों चीजें ढूंढ लेते हैं ताकि हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल पाए, ठीक है। अब ए दिया हुआ है, μ1 डैश दिया हुआ है, मुझे पता है इससे मीन निकल जाएगा। क्यों, μ1 डैश क्या होता है, x बार माइनस ए, μ1 डैश इज -1.5, x बार a कितना है 4 है, तो यहाँ से x बार की वैल्यू कितनी होगी -1.5 प्लस 4 में से 1.5 के दैट इज 2.5, तो मेरा जो मीन है वो 2.5 आ गया। ये चीज तो मिल गई ना। चलिए आगे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन।
मुझे पता है कि मूवमेंट के क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकता है वेरिएंस की हेल्प से, क्योंकि मुझे पता है वेरिएंस, यहाँ पे देखो वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, इसको सेकंड पार्ट दे दे, ठीक है चलो इसी में कर ले, क्योंकि हमें पता है म्यू टू क्या होता है, ये देखो ये चीज तो निकल गई ना। अब मुझे पता है म्यू टू क्या होता है, वेरिएंस होता है, और वेरिएंस की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है, क्योंकि मुझे पता है स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। और अब मैं ये नहीं बोलूंगी मुझे पता है, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा है और पहले भी चीज सीखी हुई, हमें पता है ना ये बात कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। बार बार ये चीजें बोलते हो आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाए, ठीक है। तो म्यू टू वेरिएंस है, पहले म्यू टू निकाल लेते हैं फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। म्यू टू कैसे निकालें, यहाँ पे सारे डैशेस वाले हैं, अरे रिलेशंस कब काम आएंगे हमारे, म्यू टू डैश इज इक्वल्स टू म्यू टू प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर। हमारे पास म्यू टू डैश है, बिल्कुल है 70, म्यू टू निकालना है, म्यू वन डैश कितना है, दैट इज मेरे पास है -1.5। फटाफट से कैलकुलेट करो जल्दी से, 17 इक्वल्स टू म्यू टू, जल्दी से कैलकुलेट करो, मैं भी कर रही हूँ फिर आंसर मैच करते हैं जल्दी से। 17 माइनस 2.25 मुझे म्यू टू दे जाएगा, राइट। तो मैं इसमें से 17 माइनस कर लेती हूँ, मेरे पास आ रहा है 14.75, तो मेरा म्यू टू कितना है 14.75, राइट। तो अब क्या करूंगी, ये मेरे पास वेरिएंस हो गया, म्यू टू क्या होता है, वेरिएंस ही होता है, तो वेरिएंस कितना आया 14.75। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 14.75। इट्स लाइक अ गेम, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, फॉर्मूलाज कैसे आएंगे, रिवीजन कर करके आएंगे, ठीक है। अब 14.75 आपके कैलकुलेटर पे होगा, उसका रूट ले लो, बस रूट प्रेस कर दो, 3.84 लिख रही हूं मैं, दैट विल बी 3.84। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3.84, मेरे पास मीन आ चुका है और मेरे पास म्यू टू की वैल्यू भी है, बॉक्सेस में डालते जाओ जो आपको वैल्यूज मिली, ठीक है। अब हमारा काम क्या रह गया है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना, निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.84, मीन कितना आया था मेरे पास, दैट इज 2.5 इंटू 100, कर लेते हैं फटाफट से कैलकुलेट। 3.84 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है, 1.536 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 153.6। ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है, सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 153.6%। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं, आराम से गेम की तरह चलते गए। अच्छा मुझे मीन चाहिए, मीन तो म्यू वन डैश दे देगा, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वो तो वेरिएंस देगा, वेरिएंस कौन देता है, म्यू टू। ऐसे करते करते आपने लिंक करते हुए चलना है और अपने आंसर पे पहुंचना है। यहाँ तक क्लियर है। सो अब आगे चलते हैं, ये ढूंढते जो जो हमें मिला ना वो नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि मैं रब करने लगी हूँ ना। मुझे म्यू टू मिला दैट इज 14.75, ठीक है, और मुझे एक्स बार भी मिला, इसको ढूंढते ढूंढते दैट इज 2.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिला, दैट इज कितना मिला मेरे पास 3.84, ठीक है। जो जो मतलब मैंने निकाला साइड पे नोट कर लिया, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास नोटबुक है ना, मैं ये रब कर रही हूँ इसलिए मैंने साइड पे नोट डाउन किया। तो मेरे पास पहला सी ही तो निकल गया, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा मुझे बीटा 1 निकालना है। बीटा 1 का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब। याद आया बीटा 1 का फॉर्मूला, क्लास में सबसे पहले यही किया था आके, यही है। म्यू 3 है हमारे पास, नहीं है। म्यू 2 है हमारे पास, हाँ बिल्कुल है, अभी म्यू 2 कैलकुलेट किया, म्यू 2 है, पर क्या नहीं है मेरे पास, म्यू 3 नहीं है। कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू 3 कैसे कैलकुलेट होगा, अरे रिलेशंस कब काम आएंगे, म्यू 3 डैश इज म्यू 3, ये हमारे पास क्या है, मैजिक है एक तरह से। यहाँ पे 3 म्यू 2 म्यू 1 डैश प्लस म्यू 1 डैश का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। म्यू 3 कितना है वही तो निकालना है, म्यू 3 डैश कितना है -30 प्लस 3, यहाँ पे म्यू 3 प्लस 3 म्यू 2 की वैल्यू 14.75, म्यू 1 डैश इज हमारे पास 108 प्लस यहाँ पे म्यू 1 डैश इज 1.5, सॉरी पुटिंग ध्यान से करनी है, ये म्यू 4 डैश था।
म्यू1 डैश इज -1.5 प्लस -1.5 का क्यूब। अब आप ये कैलकुलेट करो जल्दी से, मैं सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ कैलकुलेशन करके, आप कैलकुलेट करो, मेरे साथ मैच करना जल्दी से। सो सारी कैलकुलेशंस यहाँ लिख दी ताकि आप मैच कर पाओ। आंसर जो मेरे पास म्यू3 का आ रहा है दैट इज 39.75, यहाँ लिख देते हैं दैट इज 39.75। अब क्या कैलकुलेट करना है, बीटा1, बस वैल्यू डालनी होती है। अब तो बीटा1 इज इक्वल्स टू म्यू3 का स्क्वायर। व्हाट इज म्यू3? 39.75 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे नीचे क्या आएगा, म्यू2 का क्यूब दैट इज 14.75, मतलब 14.75 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। जल्दी से करते हैं। 39.75 एक बार लिखा, मल्टीप्लाई में 39.75, दो बार टाइप करते हैं 39.75, मतलब वो उसका स्क्वायर हो गया। जितनी बार आप वो नंबर टाइप करते हो वो उसका उतनी पावर होती है। दो बार 39.75 आपने यहाँ पे टाइप किया, स्क्वायर हो गया उसका, ठीक है। दैट इज कितना आ जाएगा, 158.06 आ रहा है, राइट। देखते हैं आगे। 14.75 एक बार लिखा, मल्टीप्लाई 14.75 दूसरी बार टाइप किया, मल्टीप्लाई 14.75 तीसरी बार किया, आंसर आ रहा है दैट इज 3209.0 दैट इज 5। आगे चलते हैं, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 046 आ रहा था, 6 5 से बड़ा है, 4 में एक का इंक्रीमेंट कर दिया, 5 लिख दिया। अब आगे लिखते हैं 158.0.06 डिवाइडेड बाय 3209.05, आंसर मेरे पास आ रहा है इट इज 0.492। ये इसका क्या है, बीटा1 कोफिशिएंट। बताओ, है ना सिंपल। अगर आराम से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर भी तभी सही आंसर देगा जब आप सही चीजें टाइप करोगे। ये इसका आंसर है 0.492। हमारा सेकंड पार्ट बीटा1 भी हो गया। अब हमें निकालना है v1 v2 v3, मतलब मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम, दैट इज v1 v2 v3 कर लेते हैं फटाफट से। अब v1 क्या होता है, देखो फॉर्मूला में v1 इज x बार। v1 क्या होता है हमारे पास, x बार होता है। x बार कितना था, 2.5, तो v1 कितना हो गया, 2.5। तो हमारे पास ये फर्स्ट तो निकल गया है। हमने किया ये कि ये तो x बार के इक्वल होता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, आंसर आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी। सेकंड पार्ट कर देते हैं, सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ध्यान से, दैट इज मैंने आपको बताया था कि डैश वाले में ही आपने डैश जगह v2 डाल देना है। डैश क्या था, म्यू2 डैश इज इक्वल्स टू म्यू2 प्लस म्यू1 डैश का स्क्वायर। ये डैशेस वाले थे ना, यहाँ पे सिंपल v डाल दो बस, और कुछ नहीं करना, तो सिंपल डाल दिया, हो गया काम। सिंपल आपके पास जहां जहां डैशेस थे वहां वहां v डाल देना और कुछ नहीं करना। 2 लिखा तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे v2 की वैल्यू निकालनी है। म्यू2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 14.75 प्लस v1 का स्क्वायर, मतलब 2.5 का स्क्वायर। आप कर लेते हैं फटाफट से, 2.5 इंटू 2.5, आंसर आ रहा है 6.25। 14.75 प्लस 6.25 ऐड कर देते हैं, 14.75, आंसर आ रहा है 21। तो जो मेरा v2 है दैट इज 21। समझ आ रही हैं चीजें। यही रिलेशन जो हमने लर्न किए हैं ये हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं, चाहे मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन निकालो। थर्ड वन मुझे v3 निकालना है, मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन थर्ड मूवमेंट निकालना है। v3 का मतलब है मुझे 3 वाला फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला ये है मेरे पास, म्यू3 प्लस 3 म्यू2 म्यू1 डैश प्लस म्यू1 डैश का क्यूब। ये फॉर्मूला है मेरे पास। यहाँ पे मुझे म्यू3 डैश वाला नहीं, मुझे v वाला चाहिए, बस डैशेस की जगह v डाल दो। आपने डैशेस की जगह क्या डाल दिया, v डाल दिया, बस यहाँ पे सारी पुटिंग कर दो। v3 म्यू3 कितना है हमारे पास, 39.75 प्लस 3 म्यू2 कितना है, म्यू2 हमारे पास कैलकुलेट किया था हमने 14.75, लिख देते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। v1 अभी कैलकुलेट किया 2.5 और यहाँ पे प्लस 2.5 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर निकालना है। अब इसका आंसर फटाफट से निकालो, जल्दी से निकालो, मैं भी यहाँ लिखती हूँ। सो मैंने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन कर दिया। आप स्टेप वाइज मैच कर सकते हो, कोई भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया। मल्टीप्लाई करके पहले आंसर्स लिखे, फिर फाइनल आंसर इज 166। इसी तरह हमारा थर्ड भी निकल गया, दैट इज मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। सारा गेम फॉर्मूलाज का है। फिर आपको क्वेश्चन देख के देखो, पहले फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए। सेकंड चीज क्या आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन देख के ये समझ आ जाना चाहिए कि इसने दिया क्या हुआ है और ये हमसे चाहता क्या है।
देना क्या है उसमें, तो उसे गिवन क्या है हमें, और उसके बाद हमें उसमें से निकालना क्या है, ये पता लग गया, अपना फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन सुपर डुपर इजी लगने वाले हैं। इसी के साथ स्क्यूनेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कर्टसिस स्टार्ट कर रहे होंगे, वो भी सुपर इजी वे में कर रहे होंगे। नोट्स बनाते चलोगे तो चीजें डिफिकल्ट नहीं लगेंगी। कर्टसिस का जो टॉपिक है हमारा इतना लेंथी नहीं है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Mess. Thank you so much for watching.